आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दंड चुंबक के बारे में चैप्टर नंबर 8 हम क्लियर कर रहे थे और उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है और वो टॉपिक है कि दंड चुंबक के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि जो दंड चुंबक है उसके अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ना चाह रहे हैं। क्लियर? तो देखिएगा, ऐसा का ऐसा टॉपिक हमने जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें सेम ऐसा का ऐसा टॉपिक हमने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बस द्विध्रुव की जगह यहाँ दंड चुंबक है, विद्युत क्षेत्र की जगह यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। तो दंड चुंबक और विद्युत द्विध्रुव दोनों लगभग काफ़ी कुछ समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आपको वो टॉपिक वहाँ से समझ में आ गया तो इस टॉपिक में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, मतलब फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करें और उसमें जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष का जो टॉपिक था उसको क्लियर करें। जब वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए फिर आप इस टॉपिक में आना। क्लियर? ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि अक्ष वाला, और अगला आएगा ये निरक्ष वाला। ये दोनों न्यूमेरिकल के रूप में भी आ सकते हैं और थ्योरी के रूप में भी आ सकते हैं। देखिएगा, माना एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, ये एक दंड चुंबक है जिसका ये N सिरा है, ये इसका S सिरा है, O इसका मध्य बिंदु है। किसका? दंड चुंबक का मध्य बिंदु O है। इसकी जो प्रभावी लंबाई है वो 2L है। क्या है बेटा? 2L इसकी प्रभावी लंबाई है। हालांकि दिखाने में ये यहाँ से यहाँ सेम दिखा रखा है, जबकि वास्तव में ये यहाँ लगेगा, ये ऐसे। ठीक है, प्रभावी लंबाई इसके ध्रुवों के बीच की होती है। इसी प्रकार इसकी सीधे में देखिए यहाँ पर और ये, और इसको काटो, ये इसकी प्रभावी लंबाई क्या है? 2L है। अब इसका मध्य बिंदु O था, O से R दूरी पर इसके अक्ष पर ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझते हुए चलना है आपको। N सिरे से या N ध्रुव से बल रेखा बाहर निकलती हैं, चारों तरफ निकलती हैं, मतलब इधर भी बल रेखा जाएगी, इधर भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, चारों तरफ इससे बल रेखा निकलती है। लेकिन हमें वो बल रेखा बनानी है जो N से निकलती हो और बिंदु P, N से निकलकर बिंदु P से गुजरती हो। तो N से निकलकर बिंदु P से गुजरने वाली मैंने माना ये एक बल रेखा है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो N से निकली और P से होकर गुजर गई। ये इसके तीर का निशान लगा रखा है। जहाँ B1 वेक्टर क्या है? इसका इस N के कारण बिंदु P पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B1 वेक्टर है। क्लियर? इसी प्रकार S ध्रुव पर बल रेखा आती हैं, चारों तरफ से इस पे आ रही हैं, लेकिन हम वो बल रेखा बनाना चाहते हैं जो P से होती हुई इस S तक पहुंच रही हो। तो P से होती हुई S तक ये जा रही है, जिस बल रेखा को मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसका चुंबकीय क्षेत्र है B2 वेक्टर। इस प्रकार S ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो B2 वेक्टर है और N ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 वेक्टर है। देखिए भाई, N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उसको समझो पहले। तो देखो, B1 बराबर μ0/4π m/r - l का स्क्वायर। दिख नहीं रहा इसमें, चलो मैं इसको ऊपर करता हूँ।
अब आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 2-3 टॉपिक आगे इसी पार्ट में आएगा, वहाँ हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। फिलहाल आपको इसे डायरेक्ट याद रखना है। देखो जैसा अपन ने वहाँ पढ़ा था ना कि एफ बराबर, याद करो, चलो इसमें नहीं लिखना चाहिए मुझे, कागज़ पे लिखता हूँ दूसरे कागज़ पर, कि एफ बराबर होता है कूलाम के नियम से के, एफ बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा बहुत मतलब इससे आपको हेल्प मिलेगी, पूरी हेल्प नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। कैसे? एफ की जगह तो आपको रखना है B1। क्या रखना है बेटा? B1। एफ की जगह तो रखना है आपको, चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, अब ये दोनों दिखेंगे। एफ की जगह तो B1 रखा, के की जगह म्यू 0/4 रखा, आर की जगह दूरी की जगह ये r माइनस एल स्क्वायर रखा, और Q1 Q2 की जगह केवल m रखा। बस ऐसे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ये दूरी का स्क्वायर है। इसी प्रकार एस ध्रुव के कारण म्यू 0/4 माइनस का m/r+l का स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि एस ध्रुव की ध्रुव प्रबलता -m होती है और एन ध्रुव की ध्रुव प्रबलता +m होती है। यही रीजन है कि यहाँ +m आया है और यहाँ माइनस का m आया है। अब ये r माइनस का l आ रहा है, यहाँ r प्लस का l आ रहा है, इसको और समझ लीजिए आप, इसका क्या चक्कर है भाई। इसका मतलब ये है कि n ध्रुव की p से दूरी क्या है, वो है r माइनस l। कैसे है देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है r, हमें दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दूरी इतनी कम रहेगी ना r, यहाँ से यहाँ तक की तो r थी, पर हमें तो यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, तो ये दूरी कम कर दो r में से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, तो ये दूरी क्या रहेगी l। इस वजह से ये दूरी हो जाएगी r माइनस l का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अब अगला s ध्रुव के कारण हम देखें तो ये s ध्रुव है, ये बिंदु P है, और बिंदु P अगर ये है तो अब इससे इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो समझो यहाँ तक की दूरी तो हो गई r, बच गई ये एक्स्ट्रा, तो ये क्या है l, तो अब दूरी हो जाएगी r प्लस का l, r प्लस का l का स्क्वायर। दूसरी एक बात और आप ध्यान रखें, वैसे ऐसा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि बिंदु P के नज़दीक आपको प्लस का Q आवेश लेना था, और यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि बिंदु P के नज़दीक आपको n लेना है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि जब आप यहाँ n लोगे ना, तो जो फॉर्मूला प्राप्त होगा अपने को, वो लास्ट में b का जो वैल्यू प्राप्त होगी वो धनात्मक प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ s पहले ले लिया तो यहाँ बिंदु P पर जो b की वैल्यू प्राप्त होगी वो ऋणात्मक प्राप्त होगी। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा ये चीज़, इसलिए आप बस इतना याद रखें। अगर ये बात आपको समझ में भी नहीं आती है कि क्या प्लस माइनस का चक्कर है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि आपको बिंदु P के नज़दीक n सिरे को ही बनाना है। इसी प्रकार फर्स्ट चैप्टर में भी बिंदु P के नज़दीक प्लस के Q को ही बनाना है। क्लियर? देखो अब आगे, तो बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो गया B1 प्लस का B2। वैल्यू दोनों की जब मैं रखूँगा तो म्यू 0/4 और m आ गया कॉमन, तो B1 के साथ आ जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और B2 के साथ आ जाएगा -1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का जो स्क्वायर है, ये दोनों लघुत्तम ले लिया मैंने, दोनों का गुणा, और जब ऐसी पोजीशन होती है जब लघुत्तम दोनों का गुणा आता है तो ये संख्या यहाँ आ जाती है और ये वाली यहाँ आ जाती है, तो ये इधर जाएगी तो बनेगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस का माइनस, और ये जब इधर आएगी तो बनेगा r माइनस एल का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए अब आप, और ये हो जाएगा b बराबर म्यू 0/4 m का m, और ये देखो अब इसको मैं खोल रहा हूँ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl।
ये तो आपको आता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसी प्रकार इसको खोलो तो आर स्क्वायर, इसको खोलो एल स्क्वायर, और ये माइनस का चिन्ह की वजह से ये हो जाएगा माइनस का 2RL। ये माइनस का चिन्ह था ना, तो इस वजह से ये क्या बनेगा, माइनस का 2RL। लेकिन क्योंकि बाहर भी माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस तो हो गया माइनस का, ये प्लस हो गया माइनस का, और ये माइनस हो गया प्लस का। अब जो कटे उसको काट लो, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, 2RL और 2RL मिलके क्या बन जाएगा, 4RL। तो अगली स्टेप बनेगी b बराबर म्यू 0/4 m 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप हमने यहाँ लिख दी, b बराबर म्यू 0/4 m 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल पावर ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया है। मोबाइल की फ्लैश लाइट क्यों बंद हो गई, ये कह रहा है कि टेम्परेचर हाई हो गया इसलिए फ्लैश लाइट बंद है। तो मैं इसका डोर खोलता हूँ ताकि थोड़ी रोशनी आए यहाँ पर। चलो, तो डोर खोलने के बाद थोड़ा साफ दिखा हमें यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू 0/4। अब मैंने क्या किया कि यहाँ जो 4 था, इस 4 को मैंने 2 गुणा 2 लिखा, 2 तो बाहर निकाल लिया, 2 को अंदर छोड़ दिया। अब जो अंदर छोड़ा 2, वो 2 और एल को लिख दिया एक साथ, एम जो बाहर था उसको ले आया अंदर, और जो आर था उसको लिख दिया साइड में, बाकी नीचे की संख्या ऐसे की ऐसी। और ऐसा क्यों किया आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कैपिटल एम के बराबर है, इसलिए इसको इस रूप में ढाला है हमने। आगे समझो, आर ग्रेटर देन एल, आर का मतलब जो दूरी है वो बिंदु पी की जो दूरी है वो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई से बहुत अधिक है। तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो वही बात है कि एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर की तुलना में, तो एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है। और जब आप इसको नगण्य मान के छोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हमें नगण्य मानकर अगर छोड़ना हो किसी चीज़ को तो उसे हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो इसको क्या मान लो, 0 के बराबर मान लो। और जब इसको 0 मान लोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 0, जो आर स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो आर स्क्वायर की होल स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, ये आर की पावर 4। इस वजह से अगली स्टेप में ये बन गया आर की पावर 4। अब आर की पावर 4 से एक आर कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, आर की पावर 3। साथ में कैपिटल एम बराबर एम गुना 2l हम पढ़ चुके थे। तो म्यू 0/4 2m अपॉन आर की पावर 3, या बी अक्स इज इक्वल टू म्यू 0/4 2m अपॉन आर की पावर 3, समीकरण नंबर 3। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने किसी दंड चुंबक के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को ज्ञात कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि दंड चुंबक के निरक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या होता है। अक्ष और निरक्ष का टॉपिक आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको पढ़ लें, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। तो देखिए आप इसको कि माना एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है, और जब प्रभावकारी लंबाई 2l है, प्रभावकारी लंबाई जब इसकी 2l है तो इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 2 घटक होते हैं। पहला घटक है क्षैतिज घटक और ये होता है b cos थीटा, और दूसरा घटक है ऊर्ध्व घटक b sin थीटा। ऐसा कैसा हमने वहाँ भी लिखा था, पर वहाँ हमने e cos थीटा e sin थीटा लिखा था। तो चित्रानुसार दोनों ऊर्ध्व घटक एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, इसलिए
वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसलिए ये कर रखा है यहाँ पे, ये है दिखने के ढंग से, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, लेकिन क्षैतिज घटक शेष रहते हैं। जो क्षैतिज घटक है वो बचे रहते हैं। ऐसा कैसा वहाँ भी आया था। देखिए इसके आगे अब डायग्राम देखते हैं इसका हम। ये एन सिरा है, ये एस है, ये मध्य बिंदु ओ है और इसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है भाई 2l है। क्लियर। अब ये O से प्रभावकारी मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और जब इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है तो मैंने क्या किया कि N सिरे से जो बल रेखा निकल रही है और बिंदु P से गुजर रही है वो बल रेखा मुझे यहाँ पर बनानी है। तो देखो N से निकलकर P से गुजरती हुई ये बल रेखा बन गई, जिसको मैं B वेक्टर कह रहा हूँ, अर्थात B वेक्टर इसका चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो B वेक्टर आया है न ये x अक्ष की तरफ है न ये y अक्ष की तरफ है, ये बीच में कोई पोजीशन लिए हुए है। और जब कोई चीज़ ऐसे बीच में पोजीशन ली हुई होती है कोई सदिश राशि, तो उसके दो घटक होते हैं। क्षैतिज घटक b कोस थीटा होता है और ऊर्ध्व घटक b साइन थीटा होता है। इस वजह से इस b के दो घटक हो गए, ये b कोस थीटा और ये b साइन थीटा। इसी प्रकार S ध्रुव पर बल रेखा आती हैं, तो ऐसी बल रेखा जो P से होकर S तक आ रही हो वो आपको यहाँ पर बनानी है, और वो मैंने बनाई ये B वेक्टर। इसके साथ भी वही खेल है कि ये न x अक्ष की साइड में है न ये y अक्ष की साइड में है। इस वजह से यहाँ पर इसके दो घटक होंगे, एक तो b कोस थीटा और एक b साइन थीटा। पर आपने देखा कि b साइन थीटा ऊपर है और b साइन थीटा ही नीचे है, इसलिए कुल इन दोनों को घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। पर बिंदु P पर b कोस और b कोस थीटा जो दो घटक हैं ये दोनों एक ही साइड में हैं, इसलिए अगर बिंदु P पर हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आगे देखिए आप कि बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B डैश इज इक्वल टू b कोस थीटा प्लस b कोस थीटा, या फिर 2b कोस थीटा, समीकरण नंबर 1। b की जो वैल्यू है वो होती है μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये कहाँ से आई? फॉर्मूला तो वो का वही है, μ0 अपॉन 4 पाई m का m है, पर ये दूरी का चक्कर पड़ रहा है थोड़ा सा। इस दूरी के चक्कर को समझो। आपको वहाँ बताया था मैंने कि यहाँ जो दूरी आती है उस दूरी का वर्ग आता है। और दूरी क्या है, देखो चित्र में देखो इसकी दूरी को। हमें n से p की दूरी निकालनी है। तो ये त्रिभुज बन रहा है आपका, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, जिसमें ये कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है। तो लंब तो r दूरी का है, कर्ण l का, ये टोटल 2l थी तो ये आधी क्या होगी l। तो ये क्या बनेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्या बनेगा ये r, यहाँ लिख दूँ मैं NP बराबर SP बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। ये जो दूरी रहेगी यहाँ पर, और जब ये दूरी यहाँ पर रहेगी तो यहाँ दूरी का क्या करना था, स्क्वायर करना था। कहाँ पर देखो, यहाँ पर दूरी का स्क्वायर करना था। तो जब इस अनरूट वाली का स्क्वायर करेंगे हम तो ये अनरूट हट जाएगा। तो b बराबर हो गया μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। आगे देखो, चित्र से कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा में लाल बटा कक्का का जो फॉर्मूला लगाए हम, ये जो आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ को, तो ये आधार बटा कर्ण के बराबर है। और इसमें आपको मैंने स्पष्ट कहा था कि ये तो है आधार और ये है कर्ण। तो आधार तो हो गया l और कर्ण हो गया ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये लिख दिया l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब जो 2 और 3 में जो वैल्यू हमें मिली है वो वैल्यू हम समीकरण 1 में रखना चाहते हैं।
रख दो समीकरण 1 में, तो रखेंगे तो बी डैश इज इक्वल टू 2 का 2, बी की जगह लिख दिया म्यू 0/4 एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह लिख दिया एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम सोल्व करें अगर, तो एम का तो एम लिख दिया, 2 और एल क्या बन जाएगा, 2l एक साथ लिख दिया, म्यू 0/4 लिख दिया। अब ये समझो इसको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं लिख रखा तो 1 तो है ही, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ क्या है, अंडर रूट है, अर्थात आधी पावर है, 1/2 पावर है। जब ये दोनों सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। आपको पता है कि आधार जब सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। इस वजह से 1 प्लस आधा क्या हो जाएगा, 1.5 कहें तो 3/2। तो ये बन गया बी डैश इज इक्वल टू म्यू 0/4 एम गुणा 2l बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। फिर हमने पढ़ा था पहले भी कि किसी दंड चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, कैपिटल एम की जो वैल्यू है वो m गुणा 2l के बराबर है। जब ये m गुणा 2l के बराबर है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको, तो बी डैश इज इक्वल टू म्यू 0/4 एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। फिर वो जो बात हमने पहले करी थी फिर वहाँ रिपीट हो रही है कि r की जो वैल्यू है वो l से बहुत बड़ी है, तो एल स्क्वायर r की तुलना में बहुत नगण्य है, इसलिए एल स्क्वायर को हमने जब 0 माना तो ये तो सब ऐसे कैसे उतर गया और आर स्क्वायर उतर गया और पावर 3/2 लिख दी। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, r की पावर 3 और म्यू 0/4 इंटू एम। तो बी डैश निरक्ष इज इक्वल टू म्यू 0/4 एम अपॉन आर की पावर 3। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा फॉर्मूला हमने बी अक्ष का भी प्राप्त किया था, पर अक्ष वाले फॉर्मूले में यहाँ 2 आया था। क्या आया था बेटा, 2 आया था, और निरक्ष वाले में 2 नहीं आया। तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि बी अक्ष अनुपात बी निरक्ष का मान लिखो, तो आपको आंसर क्या बताना है, इसमें 2 आता था, इसमें 1 आता है, तो 2:1 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बी अक्ष और बी निरक्ष का अनुपात रहेगा 2:1। इस प्रकार हमने ये 2 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ लिए हैं और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।